हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामे की शुरुआत इस तरह से होती है। जो हमारी फीमेल लीड है उसका नाम है डॉक्टर नी जॉय और वो इस वक्त एम्बुलेंस में थी। वो किसी की जान बचाते हुए जा रही होती है एम्बुलेंस में, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि थोड़ी ही देर में उसके साथ क्या होने वाला है। इस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ इस एम्बुलेंस में दो डॉक्टर्स मौजूद थे। उसमें से एक न्यू यूए थी जो कि सीनियर थी और एक जूनियर इंटर्न भी थी और उसका नाम था डॉक्टर निंग। वो दोनों ही घायल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नी यूए का राइट हैंड डैमेज हो गया था और इतने में ही उनको बचाने के लिए एक और डॉक्टर दौड़ता हुआ आता है और उसका नाम है डॉक्टर शेन। ये न्यू वे का हस्बैंड है और ये यहाँ अपनी वाइफ को देखने के बजाय सारी की सारी अटेंशन डॉक्टर निंग को देता है, क्योंकि उसके हॉस्पिटल में सिर्फ एक जूनियर थी। निंग बच्चों की तरह रो रही थी और अपनी इस छोटी सी चोट को बहुत बड़ी इंजरी बता रही थी। यहाँ पर शेंग से न्यू भी मदद मांग रही होती है, लेकिन वो ये कहता हुआ वहाँ से निंग को लेकर चला जाता है कि ये अभी छोटी और इसका फ्यूचर आगे है, लेकिन तुम्हें भी बाद में रेस्क्यू किया जाएगा। और इसी लापरवाही की वजह से डॉक्टर नी यूए को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसके हाथ की एक ऐसी नर्व डैमेज हो गई थी जिसके कारण वो अब कभी भी सर्जरी नहीं कर पाएगी। अगर वो टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा दी जाती तो शायद उसके साथ ये सब कुछ नहीं होता। इस सब की वजह से वो बेचारी मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। इसके अलावा उसे और कोई बड़ी चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन उसका फ्यूचर, उसका सपना उसके नजरों के सामने खत्म हो रहा था और वो सपना ये था कि वो बहुत बड़ी सर्जन बनेगी और वो दिल खोल कर रोती है। लेकिन इस टाइम पर उसके हस्बैंड को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके कोलिग्स को भी अंदाजा था कि उसके लिए ये कितना सीरियस है। अगर किसी को नहीं पता था तो वो सिर्फ डॉक्टर शेन था, जो कि इस हॉस्पिटल का डीन भी था और उसे अगर परवाह थी तो निंग की माइनर सी इंजरी की। इसी टाइम पर न्यू ह्यूए को पुरानी यादें आने लगती हैं। उसे याद आता है कि यही शेन उसे इतना ज़्यादा प्यार किया करता था। उसे एक वादा किया था कि तुम मेरे लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा स्पेशल रहोगी, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को तुमसे ज्यादा स्पेशल होने ही नहीं दूंगा। लेकिन सब वो झूठे वादे निकले थे। इसलिए नियो ने फैसला कर लिया था कि अब शेन के साथ जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं है। उसी टाइम पर वो अपनी वेडिंग रिंग भी निकाल देती है और कॉल करती है किसी को, मेरे डिवोर्स एग्रीमेंट भी तैयार करवा दो और मेरे अब्रॉड जाने की भी। रात को जब वो घर पर थी तो बहुत लेट डॉक्टर शेन घर वापस आता है। वो कहता है आज मैं बहुत बिजी रहा हूँ, निंग को चोट लग गई थी ना। न्यू आज बहुत ज्यादा दुखी थी कि उसके हाथों में इंजरी हो गई थी और हाथ डैमेज हो गया था, लेकिन शेन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। वो फिर भी उसे डांटता है, कहता है कि तुम बड़ी कब होगी, छोटी छोटी बातों के लिए क्या जेलसी फील कर रही हो, मेरी स्टूडेंट है और मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। वो मेरी इंटर्न भी है और मेरी असिस्टेंट भी है। मुझे उसे बड़ा सर्जन बनाना है, इसलिए मैं उसे ज्यादा समय देता हूँ। पर ये पूरे टाइम नहीं हुए, बिल्कुल खामोश रहती है। वो उसे पूछता है कि आज तुम बुझी बुझी लग रही हो, लेकिन वो उसे अपनी इंजरी के बारे में नहीं बताती। वो बस इतना कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बस सोना चाहती हूँ। और क्या था, बस एक दो दिनों में उसका डिवोर्स एग्रीमेंट भी तैयार होकर आ जाता है और उसने खुद भी साइन करके रख दिया था और उसे गिफ्ट रैपर में पैक करके रख देती है और जाकर सीधा डॉक्टर शेन को दे देती है। उसे कहती है कि 3 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी और उसका गिफ्ट मैं तुम्हें एडवांस में दे रही हूँ, पर वादा करो ये गिफ्ट तभी खोलोगे जब एनिवर्सरी आएगी। वो कहता है ठीक है, तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज दे रही होगी। इसके बाद सिर्फ उसे प्यार से हक करता है और कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा और हाँ, मैं तो तुम्हारी इंजरी को भी देखना भूल गया था। मैं तुम्हारे लिए पायोडीन लेकर आया हूँ, अपने जख्मों पर लगा लेना। ये देखकर तो नहीं हुए जो थोड़ी बहुत संभली थी, ये देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे दुख इस बात का था कि उसे उसकी इंजरी तो याद थी ही नहीं, लेकिन ये भी वो भूल गया था कि उसे पायोडीन से एलर्जी है। अब उसने सारा कुछ डॉक्टर निंग के स्टेटस में भी देख लिया था। ये पायोडीन तो वही की बची हुई है जो बहुत प्यार से डॉक्टर निंग के हाथों पर लगाई हुई थी और बची हुई मेडिसिन इसको लाकर दे दी है। लगता है कि न्यू को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। और तो और इसके बाद जब वो अपने वॉशरूम में जाती है तो देखती है वहाँ पर तो किसी और ही लड़के के कपड़े खड़े हुए थे। ये देखनी हुई है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इतने में शैन वहाँ पर आकर कहता है, तुम जब ड्यूटी पर थी तब एक बार मेरे साथ निंग घर पर आई थी और वो बारिश में बहुत ज्यादा भीग गई थी, तब उसने हमारा वॉशरूम यूज किया। इससे तुमने माइंड तो नहीं किया? तुम बहुत ओपन माइंडेड हो ना, तुम मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोचोगी? और वो बहुत आराम से उसे कह देती कि नहीं, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगी। जब उसने उसे रास्ते ही अलग करने की सोच ली थी तो इन छोटी छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ने वाला था। उसके बाद डॉक्टर ने हॉस्पिटल में नर्सेस को गॉसिप करते हुए भी सुन लेती है।
सब लोग यही बातें कर रहे थे कि लगता है डॉक्टर शन का न्यू से मन भर गया है। उनकी शादी को 4 साल हो चुके हैं और रिलेशनशिप तो इनका 10 साल पुराना था। कि लगता है कि डॉक्टर शन को वो नई आई हुई लड़की बहुत अच्छी लगती है। शायद उन्हें कम उम्र की लड़कियों में इंटरेस्ट होगा। अब न्यू को इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। जब वो डॉक्टर शन के कमरे में जाती है कि देखती है कि निंग एक बहाने से उसके क्लोज होने की कोशिश कर रही है। जैसे शन तो इन बातों से अनजान बन जाता था और तो उसे निंग की चालाकियों का अंदाजा भी नहीं होता था। और यहाँ पर वो डॉक्टर शन से एक डॉक्यूमेंट पर साइन भी करा लेती है जिसको उसने पढ़े बगैर ही सिग्नेचर कर दिए थे। अब उसके बाद निंग कहती है कल मेरा बर्थडे है, क्या आप कल मेरे बर्थडे पर आएंगी? और न्यू कहती है कि ऑफ कोर्स मैं जरूर आऊंगी। और मनी मन में सोच रही थी इसी बर्थडे पार्टी में तुम दोनों को फेयरवेल बोलकर हमेशा के लिए तुम दोनों की जिंदगी से चली जाऊंगी। यहीं पर खड़े खड़े निंग एक और चिंगारी फेंक देती है। अरे ये क्या डॉक्टर शन, ये जो आपकी वाइफ के हाथों में घड़ी है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने मुझे गिफ्ट में दी थी। और यहीं पर न्यू को कुछ पुरानी यादें आने लगती है। ये वाली वॉच न्यू को बहुत प्यारी थी क्योंकि डॉक्टर शन ने उसको फर्स्ट एनिवर्सरी पर एक कपल वॉच गिफ्ट के तौर पर दिया था और उसे लगता था कि ये वॉच उसके दिल के बहुत करीब है। लेकिन जब उसे पता चला कि सेम ऐसी ही वॉच शन ने निंग को भी दी है, वो वहाँ से जाते हुए डस्टबिन में वो वॉच फेंकते हुए जाती है। इतने में एक कॉलीग आता है और पूछने लगता है डॉक्टर न्यू से क्या आप यहाँ से जाने की तैयारियां कर रही हैं? कैसे हो सकता है डॉक्टर शन ने आपके रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर दिया हो? न्यू उसे तुरंत साइन भी दिखा देती है। शन ने तो कभी उसे इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी थी कि वो इसके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को भी ढंग से पढ़ ले, बल्कि उसने उसके रेजिग्नेशन पर साइन भी कर दिए और उसे पता भी नहीं चला। फिर फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब डॉक्टर निंग की बर्थडे थी। यहाँ पर शन उसके साथ ऐसे खड़ा था जैसे कि वो उसकी वाइफ हो। और ये सारा कुछ देख देख कर तो न्यू का दिल बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहा था और उन दोनों की इतनी क्लोजनेस वहाँ पर बैठा हर बंदा फील कर रहा था। सिवाय डॉक्टर शन के जिसे ये चीज बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रही थी। वो यहाँ उसके पास मैंगो केक भी लेकर आता है और कहता है कि ये निंग की फेवरेट है, आई होप ये तुम्हें भी पसंद आएगा। लेकिन इन सब के बीच वो ये भी भूल गया था कि उसकी खुद की वाइफ मैंगोज नहीं खाती। और उसके बाद शैंग और निंग बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए कुछ गाने भी गाते हैं। और इसी बीच न्यू ने वहाँ से जाने का फैसला भी कर लिया था। वो एक लास्ट ड्रिंक पीती हैं अपने कोलीग के साथ और फिर वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ पर शैंग के कोलीग ने उसे रियलाइज भी करवाया था कि शायद आप अपनी वाइफ के साथ नहीं बल्कि निंग के साथ फिर रहे हो, इसीलिए वो माइंड करके जल्दी तो नहीं चली गई। लेकिन शन बहुत अकड़ के कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने अपनी वाइफ को बहुत कंट्रोल में रखा है, वो ऐसी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करती रहती है, मैंने उसे ट्रेन ही ऐसा किया है। लेकिन वहीं पर एक और भी डॉक्टर था जो कि न्यू के साथ काफी अरसे से काम कर रहा था और उसे सब कुछ एहसास था कि वो बेचारी कितने दर्द से गुजर रही है। वो ड्रंक होकर यहाँ पर बहुत कुछ बोल देता है और कहता है आपको क्या रियलाइज है, कुछ भी नहीं, आपने कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रखा है, अगर चाहे तो आप सेल्फ कंट्रोल कर ले। क्या वो आपकी जिंदगी से ही जा रही है? उसने रिजाइन भी दे दिया, अब शायद वो मुड़कर वापस भी नहीं देखेगी। आपको तो ये भी नहीं पता कि उसके हाथ में जो इंजरी हुई है उसकी वजह से वो कभी सर्जरी नहीं कर पाएगी। ये सुनकर तो वो हैरान ही रह जाता है, ये कैसे हो सकता है कि न्यू ने मुझे नहीं बताया हो। तब हमें न्यू को दिखाते हैं, उसकी आज रात की ही फ्लाइट थी, वो अब्रॉड जा रही थी। वो जाते हुए अपना सिम कार्ड भी ट्रैश बिन में फेंक कर जाती है और साथ साथ अपनी और शन की सारी यादें भी। शन भागता हुआ घर पहुंचता है, वो सोचता है कि मैं न्यू को मना लूंगा, शायद वो मुझसे नाराज हो गई है। लेकिन जब यहाँ पहुंचता है तो सारा नक्शा घर का ही बदला हुआ था। वहाँ पर न्यू की कोई भी याद मौजूद नहीं थी, ना उसकी फोटोज थी, ना उसके जूते और ना ही उसके कपड़े थे। वो ऐसे गायब हुई जैसे इस घर में वो पहले कभी रही ही ना हो। ऐसे जाते हुए भी उनकी इकट्ठे सारी फोटोज भी ट्रैश बिन में फेंक दी थी। वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन आगे से उसका फोन भी बंद आ रहा था। उसे याद आता है और फिर वो तुरंत ही उस गिफ्ट को खोल देता है जो कि उसने बाद में खोलने के लिए बोला था। जब वो खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसमें उनका डिवोर्स पेपर्स है जिस पर न्यू ने साइन किए हुए थे और अगर शन इस पर साइन ना भी करे थोड़े अरसे के बाद उनका डिवोर्स फाइनल हो ही जाएगा, उनका लीगल टाइम पूरा होने के बाद। अब यही वो समय था जब शन के पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। उसे एहसास होता है कि इतने समय से उसने न्यू को काफी परेशान किया है। वो तो सोचने लगता है मैं तो हमेशा से उसके साथ ठीक रहा हूँ, मैं तो हॉस्पिटल का डीन हूँ, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। उसे एक्सप्लेन करना चाहिए था, मुझसे कुछ तो कहती, कुछ तो पूछती, वो मुझे बिना बोले कैसे गायब हो सकती है। फिर वो एयरपोर्ट पर भी जाता है लेकिन वहाँ पर भी उसे न्यू कहीं पर भी नजर नहीं आती। बाद में वो अपने लिंक्स लड़ाता है, फिर उससे पता चलता है कि न्यू ने किस देश की फ्लाइट कराई थी। उससे उसे ये तो समझ आ गया था कि वो ओवरसीज की कंट्री में गई है और इस बार भी निंग बाज नहीं आ रही थी। वो बार बार शैंग को कॉल करती थी और उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती रही थी ताकि वो न्यू को तलाश ना कर सके, लेकिन वो उसे इग्नोर करता हुआ यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ न्यू अब्रॉड पहुँचती है तो उसका वेलकम करने के लिए उसका पुराना यूनिवर्सिटी फेलो मौजूद था।
उसका नाम था वेरान। उसने यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड एक कंपनी ओपन की हुई थी। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। वो उसका फैमिली फ्रेंड भी था और उसने फैसला कर लिया था कि उसे यहाँ पर ही सेटल करवा देगा। अब ये चाइना छोड़ना चाहती है तो इसके लिए यहाँ पर सारे रास्ते खुले हुए हैं। वो कहता है कि मेरी मेडिकल रिसर्च की कंपनी है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी पोस्ट पर रखूंगा और तुम्हें कोई सर्जरी भी नहीं करनी पड़ेगी, शायद अपनी पास्ट की यादें भी आप भुला सके। एक तरफ वेरान था जो इतना काइंड था, दूसरी तरफ शेन था जिसने न्यू को पाने के बाद एट द एंड उसे हर्ट करके उसे खो दिया। फिर जब भी वो घर पहुंचता था तो उसे न्यू की ही याद आने लगती थी। फिर उसे याद आता है कि उसने उसे कितना हर्ट किया था। एक बार तो वो आधी रात बैठी हुई उसका वेट करती रही थी, लेकिन वो तो निंग के थीसिस बनाने में उसका हेल्प करता रहा था। इसी वजह से लेट पहुंचा था और अपनी वाइफ की भी बर्थडे भूल चुका था। जब भी वो नाराज होती थी तो आगे से उसे कहता था कि तुम इतनी चाइल्डिश क्यों हो रही हो, एक छोटी सी लड़की से जेलस होती हो, तुम्हें ये सब कुछ सूट नहीं करता। उसने तो अपनी वाइफ को समय देना भी छोड़ दिया था। ज्यादातर समय वो निंग के साथ ही रहता था। काम के बाद वो उसकी असिस्टेंट थी तो हर समय वो उसके साथ ही रहती थी। निंग के साथ तो कभी कभी अम्यूजमेंट पार्क भी चला जाता था और अपनी वाइफ को पूछता भी नहीं था और ये समझता था कि मैं उसके साथ कोई चीट नहीं कर रहा हूँ, उसके साथ कौन सा कोई संबंध है, हम तो बस कॉलीग्स ही हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उसको कितना हर्ट कर रहा है और इन सबको भी तो चीटिंग ही बोलते हैं। दूसरी तरफ न्यू को दिखाते हैं जो कि वेरान के साथ थी। वेरान को भी पुरानी यादें याद आती हैं। वो भी डॉक्टर था और मेडिकल कॉलेज में जब उसका एडमिशन हुआ था और तब से उसे न्यू बहुत अच्छी लगती थी और वो उसे प्रपोज भी करना चाहता था, लेकिन इसलिए चुप था कि न्यू का पहले से ही डॉक्टर शेन के साथ कपल बन चुका था। वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी और दोनों इकट्ठे काफी खुश दिखाई देते थे। तो ये है कि तब से लेकर अब तक वेरान ने अगर किसी से प्यार किया है तो वो न्यू ही थी। उसने आज तक शादी नहीं की थी। इसका मतलब यही है कि तब से लेकर अब तक उसके मन में सिर्फ न्यू ही थी और उसके बाद उसने काम को ही अपना सेकंड प्रेफरेंस बना लिया था। और अब किस्मत का खेल ऐसा था कि अब न्यू अपना डिवोर्स करवा कर उसकी कंपनी में आ गई। कंपनी में इन दोनों को इकट्ठे देखकर सब लोग यही सोच रहे थे कि ये पहली दफा है मिस्टर वेरान आज इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। इनकी आंखें चमक रही है, वरना ये तो काम में ही घूम रहते थे। और तो और सब लोग यही कह रहे थे कि डॉक्टर न्यू और वेरान एक दूसरे के लिए बेस्ट मैच है। अब वेरान और न्यू इकट्ठे काम करते थे और वेरान उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता था। वो तो उसे कभी बारिश में भीगने भी नहीं देता था, छाता लेकर पहुंच जाया करता था। और ऐसा ही एक समय था जब डॉक्टर शेन भी उसी देश में धक्के खाता हुआ उसे तलाश रहा होता है। तो एक जगह पर उसे न्यू दिखाई दे जाती है। वो उसका पीछा करते हुए फाइनली वो उसके घर के बाहर तक पहुँच गया था। यहाँ पर घर में न्यू के साथ वेरान भी आया हुआ था। उसके सारे कपड़े भी भीग गए थे तो न्यू ने उसे बोला था कि तुम चेंज कर लो। इतने में ही शेन आता है। वो दरवाजा खोल बैठती है और उसे देखकर वो शॉक्ड रह जाती है। वो उसे बहुत कहता है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो, तुम ऐसे कैसे गायब हो सकती हो। वो दरवाजा बंद करना चाहती थी, लेकिन इतने में ऊपर से वेरान आ जाता है जो अभी अभी अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ गया था। कि अब सीन ही कुछ ऐसा बन गया था कि शेन को लगने लगता है कि यहाँ पर ये किसी और पर्सन के साथ है। कहता है हमारे डिवोर्स को दिन ही कितने हुए हैं और वैसे भी मैं अभी डिवोर्स के लिए एग्री ही नहीं हुआ, तो तुम मुझे छोड़कर किसी और आदमी के साथ कैसे रह सकती हो। वो तो गलत ही मीनिंग लेने लग गया था। लेकिन वेरान यहाँ पर आकर न्यू का साथ देता है। कहता है कि मैं इसके साथ हूँ और तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते और प्लीज इसे डिस्टर्ब मत करो और यहाँ से चले जाओ। शेन को वहाँ से भेजने के लिए वो भी वेरान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझसे बहुत प्यार करता है। तुमसे मेरा डिवोर्स हो चुका है, अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, अब मैं सिंगल हूँ। अब शेन बोलने लगता है कि तुम इतनी चाइल्डिश क्यों हो रही हो, हमारा इतना पुराना 10 साल का साथ है, तुम ऐसे कैसे खत्म कर सकती हो। इतने सालों से तुम मेरे साथ थी और हमारी शादी को भी कितने साल हो चुके हैं। तुम निंग की वजह से परेशान हो तो मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, और अगर उस बात की वजह से तो सॉरी, मुझे पता नहीं चला था कि तुम्हारी नर्व डैमेज हो गई थी। ये बचपना बंद करो और मेरे साथ घर चलो। तो नहीं हुए उसे कहती है कि अब तुम मुझे डिजर्व नहीं करते और वो उसे वहाँ से बाहर फेंक देती है। इतने टाइम के बाद शन को अपने सामने देखकर नहीं हुए काफी अपसेट हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वेरान उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि अगर रोना हो तो मेरा कंधा हाजिर है। और ये बात वो उसे पहले भी बोला करता था यूनिवर्सिटी के टाइम में, लेकिन तब उसे शन के अलावा कोई और नजर भी नहीं आता था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वेरान उसे कितना प्यार करता है और उसकी कितनी केयर करता है। वेरान उसे कहता है कि आज तुमने उसके सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बोला, बेशक नकली ही सही, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है। लेकिन तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ, तब भी और अब भी, और मेरी लाइफ में अब तक तुम्हारे अलावा कोई भी लड़की नहीं है। मैंने इतने साल इंतजार किया है, मुझे पता है कि अब तुम डिस्टर्ब हो, तुम कोई भी फैसला नहीं ले सकती। 10 साल तो क्या, मुझे और भी 10 साल इंतजार करना पड़े तो मैं वो भी कर सकता हूँ। वेल नहीं
नीहुए को लगा था कि उसने शन को यहाँ से उठाकर फेंक दिया, अब वो उसका पीछा नहीं करेगा। लेकिन शन तो कोई ढीठ चमड़ी का था। उसने नीहुए का घर का रास्ता देख लिया था और उसके आगे पीछे ही घूमता रहता था। उसे मनाने के लिए कभी उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता था और उसके पीछे उसी होटल में पहुंच जाता था जहाँ पर वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ गई थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसको मनाने के चक्कर में यहाँ पर वो कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ कर बैठेगा। पीछे पीछे उसकी तलाश करते हुए यहाँ पर निंग भी पहुंच जाती है और निंग को देखते ही दोबारा से नीहुए का मूड खराब हो जाता है। उसके सारे जख्म फिर से ताजा हो गए थे। वो बोलती है कि देखो तुम्हारी स्वीट हार्ट आ गए, तुम दोनों जाओ और मेरी जान छोड़ो। अब तुम दोनों बिल्कुल आजाद हो, इसे चाहे तुम अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ या फिर इससे शादी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर शन उठता है और निंग को डांटने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे पीछे क्यों आ गई। वो कहती है कि मास्टर आपके बगैर मेरा मन नहीं लग रहा था, आप मेरे कॉल नहीं उठा रहे थे तो फिर मैंने भी यहाँ की टिकट बुक करा ली। बहुत मुश्किल से आपको यहाँ पर ढूंढा है और आप मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। हमेशा से चाइल्डिश बिहेव करती थी। वेल यहाँ पर ये सब कुछ चल ही रहा था, इतने में यहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है। होटल के सारे लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे। निंग बच्चों की तरह डरने लगती है और शन उसे कैरी करता हुआ बाहर लेकर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर वो देखता है तो नीहुए गिर गई थी और उसके पैर पर कोई फर्नीचर आ गया था, जिसकी वजह से वो खुद बाहर भागकर नहीं जा सकती थी। पर ऐसे में भी वो निंग को बचाता है, नीहुए को नहीं। वो निंग को बाहर लेकर जाता है और अंदर आने लगता है नीहुए को बचाने के लिए, लेकिन उसे रेस्क्यू वाले अंदर जाने नहीं दे रहे थे। यही वो मौका था जब नीहुए को दोबारा से बहुत दुख होता है। अब वहाँ से नीहुए बाहर आ जाती है। वो ठीक ठाक ही थी लेकिन मन से बहुत हर्ट हो चुकी थी। शन की यही प्रॉब्लम थी, जब सामने से मौका आता था तो वो नीहुए की केयर नहीं करता, केयर करके नहीं दिखाता था, लेकिन बाद में बहुत रोता धोता था जैसे उसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन प्यार वही है जो कि समय पर केयर करके दिखाया जाए। अब उसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है अपनी छोटी मोटी बैंडेज वगैरह कराने के लिए और यहीं पर ही शेंग और निंग दोनों उसे दोबारा से पकड़ लेते हैं और फिर से उसे बॉदर करने लगते हैं। यहाँ पर शेंग कहता है निंग से कि प्लीज इसे बताओ ना कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, और वो भी एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि ये तो सिर्फ मेरे मास्टर है और मैं इनकी स्टूडेंट की तरह से केयर करती हूँ, और बहुत प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगती है और कहती है कि आपको कितना पसीना आ गया है, आप कितने थक गए होंगे ना। ये सब देख के नीहुए का मन दोबारा से जल के रह जाता है। उसे नजर आता था जो निंग उसे दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन शन को बिल्कुल नजर नहीं आता था। निंग शन के सामने अपनी जगह बनाने के लिए उसके सामने नील डाउन भी करती है। आप मुझे माफ कर दे, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो प्लीज आप डॉक्टर शन को तंग ना करें, आप उनके पास वापस आ जाए, मैं उनकी बहुत परवाह करती हूँ। इस तरह से बोल रही होती है कि वो इनडायरेक्ट अपना लव ही कन्फेस कर रही थी डॉक्टर शन के साथ, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ते हुए वहाँ से जाने लगती है। अब शन को गुस्सा आता है, वो बेचारी नील डाउन भी हो गई। फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। वो बोलता है कि प्लीज मेरा विश्वास कर लो। वो बोलता है मैं कसम खाता हूँ मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और आगे भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। यहाँ नीहुए उसे अपना पुराना एक समय याद कराती है। एक टाइम था जब एक बार नीहुए की तबीयत खराब थी और उसे वहाँ पर शन की जरूरत थी, लेकिन शन ने इनको टाइम देने के लिए उसके साथ जा रहा था। तब उसने उसे कहा था कि तुम भूल गए हो, तुमने कसम खाई थी कि मुझसे ज्यादा स्पेशल तुम्हारे लिए कोई भी नहीं रहेगा और तुम मुझसे ही हमेशा प्यार करोगे। लेकिन वो आगे से कहता है कि ये कसमें सच्ची होती तो इस दुनिया के आधे से ज्यादा लोग मर चुके होते। वो बोलती है यही वैल्यू है तुम्हारे नजरों में कसम खाने की, मैं एक बार जहाँ से धोखा खा चुकी हूँ दोबारा नहीं खाऊंगी। और इतने में ही यहाँ पर वेरान भी पहुँच जाता है। वेरान नीहुए के लिए परेशान हो रहा था। उसे देखते ही शन को गुस्सा आ जाता है और वो आते ही उसे पंच दे मारता है, लेकिन इसके पहले ही वेरान कुछ भी करता उससे पहले ही नीहुए उसे एक थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि आइंदा वेरान को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, वेरान मेरे लिए तुमसे ज्यादा स्पेशल हो चुका है। अब वेरान ने चोट तो खाई थी लेकिन उसके लिए इससे बढ़कर और कोई भी बात नहीं थी कि नीहुए ने उसके खातिर शन के मुंह पर थप्पड़ मारा था। अब वो लोग तो यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद निंग मासूम बनती है और शन से कहती है आप प्लीज मेरे साथ वापस चलिए, कोई बात नहीं, इसे फिर आकर वापस मना लेना और इसे आप अपनी सिंसियरिटी दिखा दो। ये बात तो उसने कह दी थी लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शन इस बात को सीरियसली ले लेगा। शन अब वापस जाता है और चाइना वापस आकर वो एक डॉक्टर के घर के बाहर आकर नील डाउन करता है। वो वहाँ पर बार बार और रोज जाता था। डॉक्टर ने वैसे तो सर्जरी से रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन सिर्फ वही एक पर्सन था जो कि नीहुए के नर्व्स की सर्जरी करके उसे दोबारा से ठीक कर सकता था कि वो दोबारा से सर्जन बन सके। और फिर फाइनली उसे एक दिन डॉक्टर शन पर दया आ ही जाती है। वो कहता है कि ठीक है तुम अपनी वाइफ को लेकर आओ। मैं एक आखिरी बार उसके ऊपर सर्जरी करने के लिए मान गया। और फिर क्या था, वो वापस जाता है नीहुए के पास और उसे कहता है कि प्लीज तुम मुझे एक आखिरी चांस दो, बेशक तुम मुझे माफ ना करना लेकिन मुझे पछतावा है कि मेरी वजह से तुम्हारी नर्व्स डैमेज हो गई, तो मैं बस तुम्हारा वो डैमेज रिकवर करवाना चाहता हूँ। और फिर उसे अपने साथ वापस लेकर आता है। उसे जैसे ही पता चलता है कि उसने उस सर्जन को मना लिया है और वो रिटायर्ड सर्जन मेरी सर्जरी करने वाला है, उसे लगता है कि जैसे मेरा सपना दोबारा से रिवाइव हो सकता है और मैं सर्जरी करने के भी काबिल हो जाऊंगी। और वो खामोशी से मान जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, ये डैमेज तुम्हारी वजह से ही हुआ था मेरे हाथ को, वरना अगर मैं टाइम पे हॉस्पिटल पहुँच जाती तो ऐसा कभी भी नहीं
होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता दोबारा से एक हो सकता है। तो शन तो बस इतने पे ही मान जाता है। अब वो दोनों यहाँ पर बैठकर बात कर ही रहे थे, इतने में यहाँ पर निंग आ जाती है और नी हुए देखती है तो वो हैरान रह जाती है। थोड़े दिन के लिए घर को छोड़कर चली गई थी, तो उसके पीछे शेंग निंग को छोड़ने की बजाय अपने घर की कीज उसको दे दी थी। वो जब चाहे उनके घर में एंटर हो सकती थी। इसके बाद नी हुए को दोबारा से गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम दोनों इतने लवी डवी हो, कितने प्यारे स्वीट कपल्स हो, यही दिखाने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था ना। मेरा तुमसे कोई भी वास्ता नहीं है, सिर्फ सर्जरी तक है। उसके बाद फाइनली फिर सर्जरी का दिन आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन्होंने टॉप सर्जन की एक टीम बनाई हुई थी और यहाँ पर कोई भी अनाड़ी एंटर नहीं हो सकता था। लेकिन निंग के माइंड में कुछ चल रहा था। उसने तो सोचा हुआ था कि वो कभी भी इन दोनों को एक होने नहीं देगी। अगर दोबारा से नी हुए का हाथ ठीक हो जाता तो शायद वो मान जाती और शन के साथ सुलह कर लेती, लेकिन निंग ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। इसीलिए धोखाबाजी करके वो किसी न किसी तरह से इस टीम में एंटर हो जाती है। और तो वो सिर्फ एक इंटर्न थी। अब फाइनली उसके नर्व डैमेज को कनेक्ट कर दिया जाता है और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था। बट एंड पर उन्हें थोड़े से छोटे मोटे स्टिचेस लगाने थे। स्टिचेस लगाने के लिए निंग आगे बढ़ती है और उसके बाद जानबूझकर उसके नर्व्स को दोबारा से डैमेज करती है। अब उसके बाद बहुत रोती धोती है कि मुझसे गलती हो गई। अब ऐसे ही शन उसे देखता है कि ये यहाँ पर आई हुई एक इंटर्न नहीं है। उस पर गुस्सा करता है, लेकिन अब कोई भी हल नहीं था। उसकी नर्व जैसे ठीक किया गया था, अब वो हमेशा के लिए दोबारा से डेड हो चुकी थी। इस सब के बाद नी हुए बहुत रोती है। उसने इतना दर्द भी सहा था, उसकी सर्जरी फिर भी अनसक्सेसफुल ही रही थी। वो कहती है कि देख लिया, अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि निंग क्या चाहती है। वेल, लेकिन ये बात यहीं पर खत्म होती है। लेकिन तुमने जो चाहा था वो कर लिया, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन शन तो उसके हाथ पाँव पकड़ने लगता है, बोलता है कि निंग से ये गलती से हो गया था, उसकी इंटेंशंस बुरी नहीं थी, वो तो सिर्फ माफी के तौर पर इस सर्जरी का हिस्सा बनना चाहती थी, दैट्स इट। बट ये सारा कुछ सुनकर नी हुए को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और तो और उनकी ये सारी बातें वहाँ पर मौजूद स्टाफ भी सुनता रहता है। इतने में निंग भी दोबारा से वहाँ पर पहुंच जाती है और दोबारा से मासूम बनकर उससे माफी मांगने लगती है। शेंग को काफी गुस्सा आया था आज, तो उसने निंग के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया था और उससे कहता है कि इतने अरसे से तुम मेरे साथ काम कर रही हो, तुम एक मामूली सा स्टिच ढंग से नहीं लगा सकी। और उसके बाद नी हुए को पुरानी यादें याद दिलाने लगता है। कहता है कि तुम मेरे साथ विशिंग ट्री जाती थी हर साल, याद है तुम्हें हमने क्या विश मांगी थी, हम दोनों हमेशा इकट्ठे रहे। तो अपनी विश से खुद ही पीछे कैसे हट सकती हो। लेकिन नी हुए का थोड़ा सा भी मन मेल्ट होता। वहाँ पर तो निंग थी ही ना ये सारा कुछ बर्बाद करने के लिए। वो उठती है और कहती है कि डॉक्टर शन, आप कितना प्रिटेंड करते हैं, कब तक नाटक करेंगे। आप तो मान लीजिए कि आप मुझसे ही प्यार करते हैं, इस लड़की से नहीं। याद है ये आपके लिए कितने प्यार से खाना बना कर लाया करती थी लंच बॉक्स में, और आप वो टिफिन मेरे कुत्ते को डाला करते थे। और एक बार वाकई में ऐसा हुआ था। डॉक्टर शन को रोज रोज का घर का बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता था, तो एक बार उसने यही खाना जो उसकी वाइफ ने इतने प्यार से बनाकर लाया था, उसने निंग के डॉग को फीड कर दिया था। और यही बात जब नी हुए सुनती है तो उसे पता चलता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो वो जानती भी नहीं है। इतना हर्ट उसने उसके सामने किया है, शन ने तो उससे बिहाइंड भी उससे कई ज्यादा उसे हर्ट किया है। वापस से दुखी हो जाती है। अब शन यहाँ पर उठता है और दोबारा से निंग पर हाथ उठा लेता है। कहता है कि तुम इसी काबिल हो कि तुम्हें यहाँ से बैन कर दिया जाए। तुमने जितनी बड़ी गलती की है, मैं उसके बाद तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें इसके बाद कहीं पर भी जॉब ना मिले। तो निंग भी चिल्लाने लगती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम अपनी वाइफ के साथ क्या कर रहे थे और मेरी तुम्हारी तरफ क्या नीयत थी, फिर भी तुम यही प्रिटेंड करते थे कि हम तो सिर्फ मास्टर और स्टूडेंट हैं, मैं आपकी जस्ट असिस्टेंट। ऐसा नहीं होता, आपको तब भी पता था कि आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि मैं यंग हूँ और शायद आपको छोटी उम्र की ही लड़कियां पसंद है। बस बाहर खड़े हुए सारे लोग ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और उनको इतना तो समझ में आता है कि शन और नी हुए का कपल अगर किसी ने बर्बाद किया है तो ये निंग है, जिसने जानबूझकर ये सारा कुछ किया था। अब उसके बाद सिक्योरिटी आती है और निंग को बाहर लेकर जाती है। शन को तो कोई बाहर नहीं निकाल सकता था क्योंकि वो तो इस हॉस्पिटल का डीन था। तो नी हुए खुद फैसला करती है कि वो तो चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाएगी। वो वहाँ से जाती है और ये कहते हुए जाती है कि अब से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। यहाँ से उसे वापस ले जाने के लिए वेरान आया हुआ था, जो उसे पिक करता है और उसे बताता है कि तुम्हारी खुशी थी तो मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने दिया, वरना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तो इस शन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ डॉक्टर शन इन सब के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे लगता था कि एक चांस था जो उसने खो दिया। उसे अपनी वाइफ वाकई में बहुत याद आती थी और वो गिल्टी भी फील करता था, लेकिन अब टाइम गुजर चुका था, अब कुछ भी नहीं हो सकता था। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और जब ड्रंक होकर अपने घर में बैठता है तो उसके घर में वहीं पर उसे सेड्यूस करने के लिए डॉक्टर निंग
पहुंच जाती है, जिसने काफी रिवीलिंग सा ड्रेस पहना हुआ था। जब अब अपने घर में उसे दिखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ उसके घर में आ चुकी है। वो बोलता है कि न्यू ईयर तुम आ गई, और उसके क्लोज जाने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि ड्रंक होने की वजह से उसे कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस अपनी इमेजिनेशन को ही फॉलो कर रहा होता है, और निंग तो इन सबसे फायदा उठाना चाहती थी। वो इसी बीच एक बार उसे गलती से मास्टर कह बैठती है, और इसी बीच शन को होश आ जाता है। वो इसी बीच उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि ये क्या तुम निंग हो, यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी वाइफ न्यू की जरूरत है। उसके सामने न्यू को काफी बुरा भला कहती है कि वो पुरानी हो चुकी है, मुझे देखो मैं न्यू हूँ। लेकिन वो उसे धक्का देकर पीछे फेंकता है और उसे कहता है कि आज के बाद मेरे घर में एंटर होने की कोशिश मत करना। ना कि शन ने उसे जॉब से निकाल दिया था, बल्कि एक कॉल करता है और कहता है कि निंग को बैन कर दिया जाए, और मैं यही प्रेफर करूंगा कि इसे कोई भी डॉक्टर की जॉब ना दे, निंग को डॉक्टर ये सब सुनकर निंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो सोचती है कि ये सब न्यू की वजह से हो रहा है, मैं तो उसे खत्म ही कर दूंगी। उसी समय पर हमें दिखाते हैं कि न्यू वेरान के साथ एक जगह पर गई हुई थी। यहाँ पर वो उसके लिए सरप्राइज लिए हुए था। वो उसे प्रपोज करता है। वेरान उसके सामने नील डाउन होता है और उसके लिए रिंग लेकर आता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। न्यू का मन तो करता है कि वो उसे यस कर दे, लेकिन वो उसका रिंग पीछे कर देती है और उसे कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। वेरान ये सुनकर काफी दुखी हो जाता है, लेकिन लगता है वो रिजेक्ट होने का आदी हो चुका था। उसे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ अभी तुम डिस्टर्ब हो और तुम्हें संभलने में भी टाइम लगेगा, पर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि सिर्फ तुम ही एक हो जो मेरे साथ कंपैटिबल हो। अगर तुम नहीं तो कोई भी नहीं। 10 साल तो क्या, मैं आगे 100 साल भी तुम्हारे लिए इंतजार कर सकता हूँ। मैं रेडी हूँ, मैं गिव अप नहीं करूंगा। मैं बार बार तुम्हें प्रपोज करूंगा, शायद कभी तुम्हारा मन बदल जाए। जबकि इन सब के बाद एक बार डॉक्टर शन दोबारा से न्यू को कॉल करता है। उसने उसका पहले का नंबर तो ब्लॉक कर दिया था, पर वो नए नए नंबर से उसे कॉल करता रहता था। वो कहता है कि हैंग मत करना, मुझे इतना बता दो कि प्लीज तुमने डिवोर्स का फैसला किस दिन किया था। वो कहती है कि एक दिन था जब मैं बारिश में भीग रही थी और मुझे फीवर भी था। मैं हॉस्पिटल से वापस आ रही थी, तुम्हें कॉल कर रही थी कि मुझे पिक कर लो, लेकिन तुमने कहा था कि टैक्सी लेकर चली जाओ। मैं लिंक का थीसिस बनाने के लिए उसका हेल्प कर रहा हूँ। और उसी समय उसने देखा था कि जिस कॉफी शॉप के बाहर वो खड़ी थी और ठंड से कांप रही थी, वहीं पर वो बहुत मजे से शन निंग के साथ बैठा हुआ था। उसे ऐसा लगा था कि जैसे वो एक थर्ड व्हील है, और उसी दिन उसने फैसला किया था कि वो इन दोनों की लाइफ से चली जाएगी। ये सब कुछ सुनने के बाद शन बहुत ही ज्यादा पछताता है, अपना सर बहुत ही पीटता है, लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं था। न्यू का लगता है कभी भी मन नहीं बदलेगा। उसके बाद एक बार वेरान न्यू से विश करता है, मेरे साथ एक जगह पर चलो, और वो थी विशिंग ट्री। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हर साल आया करती थी, तुम मानती थी जैसे यहाँ पर विशेष पूरी होती है। मैं भी एक विश मांगना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। और शन जो कि हर टाइम पर भटकता रहता था, वो भी न्यू की यादें लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैंने अभी तक डिवोर्स पर साइन नहीं किया। वो कहती है कि हमारा डिवोर्स टाइम पीरियड खत्म हो चुका है और हमारा ऑफिशियली डिवोर्स हो चुका है, और अब तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते। और अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें याद है जब मैं हर साल तुम्हें यहाँ पर लेकर आया करती थी? मैं तो तुम्हें चाइल्डिश लगती थी तब, और उसके बाद एक चाइल्डिश गर्ल के पास तुम चले गए थे। तुम मुझे समय भी नहीं दिया करते थे और डांट दिया करते थे कि ये बच्चों वाली हरकतें बंद करो। तो फिर इन बच्चों वाली हरकतों की जगह पर क्यों आए हो? लास्ट टाइम पर जब ये दोनों विशिंग ट्री के पास आए थे, तब उसे डांट कर ये उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला गया था। वो उस बात के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि एक चांस मुझे और दे दो। तुमने हमारी वेडिंग रिंग तो फेंक दी थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक और वेडिंग रिंग लेकर आया हूँ, प्लीज तुम मुझसे दोबारा से शादी कर लो। वो उसके सामने नील डाउन करके प्रपोज कर देता है, लेकिन वो सामने से मना कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पास अब कोई भी चांस नहीं है। और उसके बाद मुड़ती है और वेरान से कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारी विश पूरी हो गई है, मेरा मन भी तुम्हारे लिए बदलने लगा है, और मैंने अच्छे से सोच लिया है कि अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनते के साथ ही तो वेरान बहुत खुश हो जाता है और उसके सामने नील डाउन करता है। वो तुरंत ही वेडिंग रिंग निकालता है जो उसने पहले से ही अपने जेब में रखी हुई थी, शायद ये कभी भी मान जाए, और वो तुरंत ही वो रिंग उसे पहनाता है। वो दोनों काफी खुश नजर आते हैं। वहाँ से जाते हुए न्यू ये कहती है कि अब तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ जिंदगी बिताने वाली हूँ, प्लीज अब तुम मेरा पीछा करते हुए कहीं पर भी मत आना। अब डॉक्टर शन के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। वेल वो सारा समय परेशान रहता था, और फिर एक बार लिंक्स के थ्रू उसे एक इनविटेशन कार्ड दिखाई देता है जिसमें न्यू का और साथ में वेरान का नाम लिखा हुआ था कि इन दोनों की शादी होने वाली है। वो सोचने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मेरी दुल्हन है, वो किसी और की कैसे हो सकती है। वो तो आज तक अपने डिवोर्स को मानने के लिए भी रेडी नहीं हुआ था। वो सोचता है कि
कि मैं यहाँ पर जरूर जाऊंगा, जबकि नी हुए ब्राइड बनकर वहाँ पर बैठी हुई थी और हर कोई उसे बेस्ट विशेष दे रहा था। यही कह रहे थे कि हमेशा के लिए वीरान ही तुम्हारे लिए सुटेबल था, जबकि शन की बुरी यादों को हमेशा के लिए अपने मन से निकाल देना। और वो भी बस यही सोचती हुई दुल्हन बनकर वीरान के पास चली जाती है। यहाँ पर वो दोनों वाव्स लेते हैं, लेकिन जब नी हुए की वाव्स लेने की बारी आती है तब वहाँ पर कोई एंट्री करता है और वो था डॉक्टर शन, जो कि एक गिटार भी साथ में लेकर आया था। लगता है कि वो पागल हो गया था। वो कहता है कि एक बार रुको, मैं किसी से कोई जबरदस्ती की बात नहीं करूंगा, मैं बस एक सॉन्ग सिंग करना चाहता हूँ। और इसके बाद भी नी हुए ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो तुम दोनों इकट्ठे रहना। और वो वहाँ पर एक गाना गाता है। ये वही गाना था जो कि उसने अपनी और नी हुए की शादी में गाया था और इससे नी हुए की और उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। पर नी हुए एट द एंड उसे कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने गाना गाया, लेकिन इससे वही यादें जुड़ी हुई थी जो कि पुराने शन की थी। लेकिन तुम अब एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हो जो कि बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, तुम पर फिर से विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं नी हुए, उसके बाद निंग और उसके बाद पता नहीं कितनी लड़कियां आएंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। अगर अब मैं किसी पर विश्वास कर सकती हूँ, किसी से प्यार कर सकती हूँ, तो वो सिर्फ वीरान है। और फिर इतने में कोई और भी शादी में एंट्री करता है और वो निंग होती है, जो कि एक बुके लेकर आ रही थी। उसे देखते ही नी हुए कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर वेलकम नहीं किया जाएगा, पर फिर भी वो आगे चली आ रही थी और उसे कहने लगती है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपना बेस्ट विशेष देना चाहती हूँ। वो आगे आकर बुके देने लगती है, लेकिन इतने में नाइफ निकाल देती है। वो नी हुए पर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन बीच में शन आ जाता है और बस शन खुद घायल हो जाता है। उसने नी हुए को बचा लिया था। यहाँ पर नी हुए आगे बढ़ती है और उसे पट्टी बांधती है, जबकि निंग तो चिल्लाते हुए वहाँ से जा रही थी, मुझे छोड़ो, इसने मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। इस लड़की को तो मैंने अभी खत्म भी नहीं किया, मैं तो इसे मार कर ही यहाँ से जाऊंगी। पर कोई कहाँ उसकी सुनता है। पर डॉक्टर शन उसे पता नहीं क्यों फिर से दिन में सपने आने लगते हैं। कहता है कि देखो, तुम मेरी केयर कर रही हो, मेरी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रही हो, तुम मुझसे ही प्यार करती हो, अभी भी वक्त शादी रोक लो, तुम दोनों की वॉव्स कंप्लीट नहीं हुई। नी हुए कहती है कि ये इस वजह से नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बल्कि ये इसलिए मैं एक डॉक्टर हूँ और जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है। इतने में ही कोई आते हैं और चीखते चिल्लाते हुए शन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब शन के जाने के बाद दोबारा से इनकी शादी वही से स्टार्ट होती है जहाँ पर रुक गई थी और नी हुए अपने नाम से वाव्स लेती है। मैं वीरान को अपना हस्बैंड मानती हूँ और अपने हर खुशी दुख में गम में उसका साथ चाहूंगी। और बस वीरान के इतने सालों का इंतजार खत्म हो गया था। नी हुए को भी सच्चा प्यार मिल जाता है। इतने साल के बाद ही सही वो दोनों एक हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट मैच थे। वीरान कभी भी नहीं बदलेगा जिस तरह से शन बदला था, क्योंकि उसने तो इतने साल नी हुए के इंतजार में अकेले ही गुजारे थे, तो वो आगे कहाँ बदलने वाला है। और इसी मोमेंट के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।